पीएनसी को अगर अपन रिवाइज करें या फिर अपन जेई मेंस को देखें कि यार वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को पूछता है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन की आप जब बात करते हो ना, क्वेश्चन में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट में हम बोल रहे होते हैं कि यार हमारे पास चार चीजें हैं, उन चार चीजों के ऑर्डर की बात होती है। मान लो ABCD है, तो आप ABCD बोलो या BACD बोलो या DBCA बोलो, DACB बोलो। इस सब में क्या कर रहा हूँ? वही चार अल्फाबेट से, लेकिन अलग अलग प्लेसेस पे अरेंज कर रहा हूँ, और हर एक अरेंजमेंट मुझे एक अलग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स दे रहा है। तो जब अपन अरेंजमेंट की बात करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जब आप इंटरप्रेट करते हो कि अरेंजमेंट हो रहा है, मतलब ऑर्डर चेंज कर रहे हो। जैसे अभी मैं बोलूँ कि यार मुझे क्लास में से तीन बच्चों को मूवी लेके जाना है, तो अब यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो रहा है ना। आपको तीन बच्चों को मूवी लेके जाना है, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब वो ABC आया, BAC आया, CA भी आया, उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यार मैंने कार में तीन बच्चों को बिठाना है कार के अंदर, अब आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, ड्राइवर के पीछे कौन बैठा, पिलियन सीट के पीछे कौन बैठा, अलग अलग अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो जब आप अरेंजमेंट्स की बात करते हो तो अरेंजमेंट्स में अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखो, सबसे पहली वाली पॉसिबिलिटी होती है जब आप एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को एन डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे अरेंज करो। मतलब आप जिन चीजों को अरेंज कर रहे हो वो भी अलग अलग है, और जिन प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हो वो भी अलग अलग है। सो एन डिस्टिंक्ट थिंग्स को अगर मैं एन डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे अरेंज करता हूँ, तो यहाँ पे अपन अपना आंसर बोलते हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल अपन यूज कब करते हैं? जब मैं एन आइडेंटिकल चीजों को, सॉरी एन डिस्टिंक्ट चीजों को एन डिस्टिंक्ट जगह पे अरेंज कर रहा हूँ, राइट। तो उसको हम बोलेंगे एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में आप अरेंज कर पाओगे। जैसे मान लो किसी ने बोला आपके पास 1 2 3 4, चार आपके पास नंबर्स हैं, 1 2 3 4, और कितने 4 डिजिट नंबर्स बना सकते हो आप? तो अगर मैं यहाँ पे देखो तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो नंबर्स कैसे बनेंगे? आपने 1 2 3 4 बना दिया, 4 1 2 3 बना दिया, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब आप यहाँ पे इन चारों को अरेंज करा रहे हो ना। हर अरेंजमेंट आपको एक अलग 4 डिजिट नंबर निकाल के देगा। तो मेरे पास कितने नंबर्स बन जाएंगे यहाँ पे? फैक्टोरियल 4, विच इज 24। सो एन फैक्टोरियल आप सिर्फ तभी यूज करोगे जब उस क्वेश्चन के अंदर एन चीजों को आप एन जगह पे अरेंज कर रहे हो। एन की एन चीजें डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो ही हम एन फैक्टोरियल आंसर करेंगे। इस लॉजिक को ऐसे ना देख के आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मेरे पास एन प्लेसेस हैं, राइट, जब मैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग देखता हूँ कि इस प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास एन ऑप्शंस है, एक यहाँ पे यूज हो गया, राइट। फिर मेरे पास एक कम हो गया, इसको फिल करने के लिए n-1 हो जाएगा, इसको फिल करने के लिए n-2, इसको फिल करने के लिए n-3, एंड सो ऑन। ऊपर क्या यहाँ पे एंड कंडीशन है ना, ये फिल होगा, ये फिल होगा, ये फिल होगा। जब सारी प्लेसेस फिल होगी तो ही मुझे वो एन एक अरेंजमेंट मिल रहा होगा। अगर मैंने सिर्फ पहली दो प्लेस फिल कराई, बाकी प्लेसेस मैंने अभी तक फिल ही नहीं कराई है, तो अभी आपने अरेंजमेंट कहाँ किया? अभी आपने सारी प्लेसेस फिल नहीं की है। मतलब यहाँ पे एंड कंडीशन होगा। एंड कंडीशन होगा मतलब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट आ जाएगा, विच इज n फैक्टोरियल। तो या तो आप डायरेक्टली बोलो एन चीजों को एन जगह पे अरेंज करते हो तो भी एन फैक्टोरियल होता है। जब आप प्लेसेस बना के प्लेसेस को फिल करा रहे होते हो तो भी आप अरेंजमेंट कर रहे होते हो, है ना। तो कई बार बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज रहता है, यार मैं प्लेसेस को फिल करा रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने एक प्लेस बनाई, आप बोल रहे हो इस प्लेस को फिल करने के लिए चार ऑप्शन है, इस प्लेस को फिल करने के लिए तीन ऑप्शन है, इस प्लेस को फिल करने के लिए दो ऑप्शन है। तो बेटा आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अरेंजमेंट ही कर रहे हो। यहाँ से भी वही आंसर आएगा, यहाँ से वही आंसर आएगा। एन फैक्टोरियल अपन यूज कब करेंगे? जब डिस्टिंक्ट चीजों को डिस्टिंक्ट जगह पे अरेंज करना है, तो ही मेरा आंसर एन फैक्टोरियल आएगा। ये हुआ मेरा पहला केस। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन जाता है? जब आपके पास चीजें डिस्टिंक्ट ना हो, है ना। आपके पास चीजें तो हैं लेकिन सब डिस्टिंक्ट नहीं है ना, उनमें से कुछ कुछ आइडेंटिकल हो गई, है ना। लेकिन आपको जो प्लेसेस है वो अभी भी डिस्टिंक्ट है ना? अब ऐसे केसेस जब आएंगे आपके पास, तो आप टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकालोगे? है ना? ध्यान से समझो, यहाँ पे हुआ क्या है। मैं जो चीजें अरेंज कर रहा था वो थिंग्स में कुछ 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 आइडेंटिकल हैं,
लेकिन जगह जहां जिन प्लेसेस पे आप अरेंज कर रहे हो प्लेसेस अभी भी डिस्टिंक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि आपकी जो आइडेंटिकल चीजें हैं आप उनको डिस्टिंक्ट ही मान लो सबसे पहले, है ना, सब डिस्टिंक्ट है मेरे पास। तो डिस्टिंक्ट चीजों को मैं डिस्टिंक्ट प्लेस पे अरेंज करूंगा तो मेरा आंसर कितना होता होगा, एन फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद आप अपने आंसर को डिवाइड कर दो कितनी आइडेंटिकल चीजें आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आउट ऑफ दीज एन थिंग्स मेरे पास 3 ए थे, 2 बी थे, और बाकी सब अलग अलग थे, है ना। ऐसा मेरे पास एक एन थिंग्स का कलेक्शन था। इनको जब मैं अरेंज करा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, सबके सबको डिस्टिंक्ट मान लो, तो एन फैक्टोरियल होगा। कितनी आइडेंटिकल चीजें आपके पास है, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो, कितनी आइडेंटिकल चीजें आपके पास है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा दो। आया समझ में। तो अगर आपके पास कुछ चीजें डिस्टिंक्ट हो जाए, कुछ चीजें आइडेंटिकल हैं और इसको आपको अरेंज करना है, तो लॉजिक क्या लगाते हैं, अपना फंडा क्या रहता है, सबको डिस्टिंक्ट मान लो, डिस्टिंक्ट मान के अपना आंसर निकाल लो, और फिर फाइनल अपने आंसर को डिवाइड कर दो कितनी आइडेंटिकल चीजें तुमने अरेंज करी है उसके फैक्टोरियल से। अभी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ हर एक शब्द को समझते जाओ और ध्यान रखो, है ना। यस सर। तीसरा केस क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास चीजें तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन जिन जगह पे आप अरेंज कर रहे हो वो जगह आइडेंटिकल होगी। अब आइडेंटिकल प्लेस का मतलब क्या हो जाता है, अब जैसे मान लो लीनियर में अरेंज करते हैं, ये पहली प्लेस, ये दूसरी प्लेस, ये तीसरी प्लेस। मैं यहाँ बैठूंगा तो बाकी दोनों मेरे लेफ्ट में बैठ रहे होंगे, यहाँ बैठूंगा तो एक लेफ्ट में एक राइट में, यहाँ बैठूंगा तो दोनों राइट में बैठ रहे होंगे। तो मैं इन तीनों चेयर्स में डिस्टिंग्विश कर पाता हूँ, इससे मेरे पास एक डिस्टिंग प्लेस कहलाती है जब भी अपन रो में प्लेसेस बनाते हैं। अभी सपोज करो मैंने एक सर्कुलर टेबल पे बना दिया। अब सर्कुलर टेबल पे अगर आपने 3 प्लेसेस बना दी, तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगा यहाँ पे कोई ऐसी चेयर है जहाँ पे दोनों मेरे लेफ्ट में बैठ रहे होंगे? बिल्कुल नहीं है। यहाँ बैठोगे तो एक लेफ्ट में एक राइट में है, इसके भी एक लेफ्ट में एक राइट में है, इसके भी एक लेफ्ट में एक राइट में है। तो यहाँ पे ना सर्कल में पंगा क्या होता है, मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। रो में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, 1 2 3। सर्कल में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो ये 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 हो जाएगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट में प्लेसेस आपकी आइडेंटिकल हो गई है। अब प्लेसेस आइडेंटिकल हो जाएंगी उस केस में हम क्या करते हैं, आपका जो आंसर होगा, मैं डायरेक्टली आंसर पे जा रहा हूँ, आपका जो आंसर होगा वो आप क्या बोलोगे, n-1 फैक्टोरियल। डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट पे किया तो n फैक्टोरियल, डिस्टिंक्ट को अगर आइडेंटिकल प्लेस पे करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। अब इसमें दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज अपन बना देते हैं, एक में 2 से डिवाइड करते हैं, एक में 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। ये क्या होता है, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है ना। मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन में घूम सकता हूँ ना, मैं ऐसे भी घूम सकता हूँ और मैं ऐसे भी घूम सकता हूँ। अगर उसने बोला है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को डिस्टिंक्ट लेना है, तब तो आंसर मेरा फैक्टोरियल n-1 होगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया सेम होगा, तब मेरा आंसर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अभी सेम का मतलब क्या होता है ना, आप सोच के देखो। जैसे एक फूलों की माला है ना, अपन माला लेके आते हैं तो शॉपकीपर ये तो ना बोलता है कि ऐसे पकड़ के पहनाना, आप ऐसे करो, उल्टा घुमा दो, इट विल बी सेम माला, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप देखो आपको सेम ही दिख रहा होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड कौन कौन से केस में हो रहा होगा देखो। माला मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गार्लेंड्स की बात कर लो, फ्लावर्स की बात कर लो, राइट, बीड्स की बात कर लो, नेकलेस की बात कर लो। इन सब केस में तो डिवाइड बाय 2 होगा ही होगा, बिकॉज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें लॉजिकली पता है कि सेम होता है ना। अब मान लो एक सर्कुलर टेबल है, अब टेबल पे आप ऐसे बैठे हो ABC, राइट। अब ABC में ऐसे काउंट करूंगा या फिर मैं ऐसे BCA काउंट करूंगा, तो दो अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे ना। इसलिए जब अपन एक सर्कुलर टेबल के ऊपर अरेंज करते हैं तो अपन डिस्टिंक्ट लेके आंसर निकालते हैं, है ना। अब देखो एग्जाम में या तो वो स्पेसिफाई करेगा डिस्टिंक्ट है या सेम है, स्पेसिफाई नहीं करेगा तो हम डिस्टिंक्ट लेंगे। गार्लैंड्स, फ्लावर्स, बीड्स, नेकलेस वाले केस में हम हमेशा सेम ही लेंगे और आंसर को 2 से डिवाइड कराएंगे। सो अगर प्लेसेस आइडेंटिकल हो जाएंगी तो हमारे कंसेप्ट में या हमारे सिलेबस में सिर्फ सर्कल है। तो याद रखो n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल/2। तो हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी अरेंजमेंट की।
अब जितने भी अरेंजमेंट होंगे इन तीन में से कोई पॉसिबिलिटी होगी और उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल रहे होंगे। चौथा, सही चौथा क्या, सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक बंडल है, 10 चीजें हैं, 10 में से मेरे को 3 चीजें निकालनी है बाहर, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, 10 में से 3 का सिलेक्शन कर रहे हो। जैसे मैं मूवी लेके जा रहा था बच्चों को, 10 बच्चे हैं, आपको 2 बच्चे मूवी लेके जाने हैं, तो आप 10 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन करोगे। वहां अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिलेक्शन मतलब एक ग्रुप में से आपने कुछ चीजें बाहर निकालनी है। तो सिलेक्शन आप हमेशा नंबर ऑफ वेज सिलेक्शन की कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, एनसीआर, एन में से आर का सिलेक्शन, आर टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ एन थिंग्स। एनसीआर हमेशा मुझे एक नेचुरल नंबर निकाल के देगा। एनसीआर क्या होगा, एन में से आर निकालने के वेज। यहाँ पे देखो कौन कौन सी बेसिक बातें जो हमें पता है। आर जो होगा वो हमेशा एन से छोटा या एन के बराबर होना चाहिए। आप 10 में से 12 चीजें नहीं निकाल पाओगे। आप 10 में से 10 निकाल सकते हो, 9 निकालोगे, 8 निकालोगे। सो एनसीआर, आर हमेशा एन से छोटा होता होगा। एनसी जीरो, एनसी एन के बराबर होता है, ये हमेशा 1 होगा। एनसीआर, एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है। एनसीआर प्लस एनसीआर+1, दो कॉम्बिनेशन का सम। हेड सेम है, टेल में 1 का डिफरेंस है, तो हेड 1 से इंक्रीज हो जाएगा, टेल में बड़ा वाला टेल यूज होगा। NC0, NC1 से लेके NCN तक का सम, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का सम कितना होता है, 2 n। NCR, ऊपर से n बाहर निकाल लो, नीचे से r बाहर निकाल लो, n-1 CR-1, दोनों में से बाहर निकाल लो, दोनों एक एक कम हो जाएंगे। तो ये सारी अपनी सिलेक्शन की प्रॉपर्टीज होती है जो अपन यूज करते हैं, राइट, कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एनसीआर को सिंप्लीफाई करने में। सिलेक्शन क्या होता है, कुछ चीजों में से एक निकाल दो। या फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मान लो एक बच्चा है ए, मैं उसको लूंगा या नहीं लूंगा, बी को मैं लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा, सी को मैं लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा। आप लॉजिकली क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, है ना। आप किसी भी चीज को देख के ये सोच रहे हो कि मैं उसको लूंगा या नहीं लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात ही नहीं आ रही है। तो जब भी आप ऐसा अप्रोच लगाओगे ना कि इसको लेना है या नहीं लेना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन की कहानी हो गई, वो अरेंजमेंट की कहानी हो गई। सिलेक्शन, एनसीआर, बस ध्यान रखो एनसीआर तुम्हारा कब लगेगा, ओनली व्हेन एन इज डिस्टिंक्ट। जब डिस्टिंक्ट थिंग्स होंगी तो ही आप एनसीआर लगा सकते हो। एक भी चीज आइडेंटिकल होगी तो उसमें एनसीआर नहीं लगता। आइडेंटिकल में क्या हो जाएगा वो अपन देखते हैं धीरे धीरे करके। यहां तक देखो समझ में आया क्या, 90% ऑफ द पीएनसी की प्रॉब्लम जो तुम्हारे लाइफ में आएंगे मेंस में, वो इन्हीं कंसेप्ट से खत्म हो जाएंगे। इनके आगे ज्यादा क्लियर कुछ है सोचते सर। ही नहीं। बोल। क्लियर है सर। अच्छा, है ना। अब देखो अपन अलग अलग क्वेश्चंस को उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। पीएनसी में सिर्फ यही है, किताब खोल के पीएनसी का अगर देखोगे चैप्टर में तो बहुत सारे कंसेप्ट, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, वो सब याद करने का जरूरत नहीं है। जितना याद करोगे उतना फंसोगे। सिंपल सा बस जो मैंने सिखाया, ये 3-4 चीजें याद करो, इन्हीं से हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट बना पाएंगे। देखो, एक एक करके मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेना शुरू कर। सब मैं जेई वाले क्वेश्चन से ले रहा हूँ ताकि हम एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं वो भी समझ पाए। नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7,000, तो 7,000 से बड़े आप कितने नंबर्स बना सकते हो, यूजिंग द डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटेशन। सबसे पहले उसने मुझे बोला किसी को रिपीट नहीं करना है। 7,000 से बड़ा बोला है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है वो उसने मुझे नहीं बताया। मेरे पास डिजिट कितना है, 5। इसका मतलब मैं 4 डिजिट का नंबर भी बना सकता हूँ, मैं 5 डिजिट का नंबर भी बना सकता हूँ। अगर 5 डिजिट का नंबर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, अब सोच के देखो, वो तो 7,000 से बड़ा ही होगा ना, चाहे कोई भी बना लो। सो 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लेसेस हैं, उन 5 प्लेसेस पे ये 5 डिजिट है। आप अलग अलग
अरेंजमेंट लिखोगे तो हर अरेंजमेंट आपको एक नंबर निकाल के दे रहा होगा। इसका मतलब जितना इन पांचों का अरेंजमेंट होगा उतने मेरे पास आंसर हो जाएंगे। तो 5 डिजिट नंबर्स आप कितने बना लोगे? फैक्टोरियल 5, है ना। मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, एन चीजों को एन जगह पे अरेंज करोगे तो एन फैक्टोरियल, है ना। ये हो गया मेरे पास 5 डिजिट नंबर। अब देखो ऐसे 4 डिजिट नंबर भी तो बन सकते हैं जो 7,000 से बड़े हों, उनको भी काउंट करते हैं। 4 डिजिट नंबर भी तो बना सकता हूँ मैं जो 7,000 से बड़े हों। 1 2 3 4। अगर 7,000 से बड़ा होगा तो फर्स्ट प्लेस पे 3 आ सकता है क्या? नहीं, 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता। 7 और 8 आ सकता है, 7 भी आ सकता है ना। तो 7 और 8 मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। 7 अगर आ गया तो सोच के देखो, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूं, है ना, बाकी बचे हुए चार में से 7,000 से बड़ा ही होगा ना। नंबर कितने बच रहे हैं मेरे पास? चार। प्लेसेस कितनी है? तीन। तो अब मैं फैक्टोरियल यूज नहीं कर पाऊंगा। फैक्टोरियल एन अपन कब यूज करते हैं? एन चीजें एन जगह, चार चीजें चार जगह, तो फैक्टोरियल 4 बोलता, अभी नहीं बोल पाऊंगा। तो यहाँ पे फिल करने के लिए क्या होगा? 7 को मैं यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। कितना हो जाएगा? 24। 8 से स्टार्ट होने वाले मतलब 8,000 फॉर्मेट वाले नंबर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा 4, बिकॉज 8 तो यूज हो गया, चार नंबर बचे मेरे पास, यहाँ पे कोई भी चार नंबर, यहाँ पे कोई भी तीन, यहाँ पे कोई भी दो। ये कितना हो गया? 24। ये कितने बन गए टोटल? 48 नंबर मैंने यहाँ बना दिए, 120 मैंने यहाँ बना दिए, तो टोटल कितने नंबर्स बन गए अपने पास? 168। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 168। देखो आया ना समझ में। अब कंसेप्ट के नाम पे देखो अपन ने कुछ यूज नहीं किया है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना? सिंपल तरीके से अपना आंसर आ गया। बस तुम्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बोलना क्या चाह रहा है। इसका आंसर देखो कितना आएगा। एस एक सेट है। एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 5 7 10 11, कुछ तो एलिमेंट्स दिए, कितने ले लिए उसने? तीन तीन छह सात, सात एलिमेंट्स ले लिए। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। सबसेट क्या होता है? एस के ही एलिमेंट से एक सेट बनाया तो सबसेट बनेगा। दैट हैव द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। अब देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है एस के एलिमेंट्स उठा के एक सबसेट बना लो। ठीक है, ठीक है, सबसेट बना लेंगे भैया। उसने सबसेट में एलिमेंट्स बताए, कुछ नहीं बताया, मतलब मेरी मर्जी में कितने भी एलिमेंट्स रखूं। मैं एक एलिमेंट का सबसेट बना सकता हूँ, दो का बना सकता हूँ, तीन का बना सकता हूँ, चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ नहीं है, सात ही ना, सात ले सकता हूँ मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सबसेट कैन बी एनीथिंग ओवर है। अब कंडीशन क्या लगा रहा है वो? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तीन का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जो भी होगा तीन का मल्टीपल होना चाहिए। एग्जाम्पल बना के देखते हैं पहले ना, कैसे कैसे सबसेट्स बनेंगे अपने पास। चलो, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो एक मैंने ले लिया 2, 2 आ गया है ना। तो 2 के साथ में 7 ले सकता हूँ मैं, दोनों का सम 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 ले लो, है ना। देखो तीन एलिमेंट का 2 7 3, इसका सम देखो 3 का मल्टीपल बन रहा है ना। 1 ले लिया, 11 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, चारों का सम देखो 3 का मल्टीपल बन रहा है। इसका मतलब आप कोई भी एलिमेंट जब लोगे, जितने भी एलिमेंट्स लोगे, इनके सम 3 के मल्टीपल बनने चाहिए, है ना। अच्छा, अब 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो अब नंबर सारे तो 3 के मल्टीपल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को पहले कैटेगराइज कर लेता हूँ कि नंबर मेरे पास किस किस फॉर्मेट के हैं। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के +1 फॉर्म का होगा, या फिर 3 के +2 फॉर्म का होगा। इसी टाइप के नंबर्स होंगे ना। 3 के फॉर्म का नंबर कौन सा है? वो तो एक ही है आपके पास, विच इज 3। 1 है, 2 3 के +2 होगा, 5 3 के +2 होगा, 7 10 11।
सो मेरे पास 3 3 के +1 फॉर्म के नंबर है, 3 3 के +2 फॉर्म के नंबर है, और एक मेरे पास 3 के फॉर्म का नंबर हो गया। ये नंबर को मैंने क्लासिफाई कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि आज सबसेट्स बनाने हैं, चलो ठीक है। अब सबसेट्स बनाने हैं तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सिंगल एलिमेंट वाला। ठीक है, मैं एकदम सिंपल तरीके से सोच रहा हूँ। आप क्या बनाओगे? आप सिंगल एलिमेंट का बनाओगे। अब एक ही एलिमेंट होगा और सम 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल ही आ रहा होगा ना। फिर तो एक ही बनेगा, ऐसा बस खत्म कहानी। है ना? कौन सा बनेगा सबसेट जिसमें से 3 आ रहा होगा? चलो दो एलिमेंट वाले देखते हैं। दो एलिमेंट वाले में क्या हो रहा होगा? दो एलिमेंट, एक 3 के +1 के दो आ गए तो उन दोनों का सम क्या होगा? 3 के +1 +3 के +1, मतलब 3 के +2 फॉर्म का हो जाएगा। एक नंबर यहां से आना चाहिए और एक नंबर यहां से आना चाहिए। इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो दो एलिमेंट अगर मैं लूं तो एक मेरा 3 के +1 फॉर्म का होना चाहिए, एक मेरा 3 के +2 फॉर्म का होना चाहिए। तब आपके पास दोनों का सम 3 का मल्टीपल बन जाएगा। तो एक नंबर मुझे यहां से चाहिए। अब मुझे यहाँ से एक नंबर चाहिए, सिलेक्शन कर रहा हूँ। सो क्या हो जाएगा? 3C1। एक नंबर यहाँ से चाहिए 3C1। ये बनेगा 3C1 × 3C1। अब 3C1 × 3C1 करूंगा और इंटू होगा ना ये। है ना? मेरे को एंड कंडीशन करना पड़ेगा। एंड क्यों करेंगे अपन यहाँ पे? बिकॉज अगर मैं सिर्फ एक नंबर ले लूँ 3 के +1 तो मेरा सेट पूरा नहीं बना ना। मेरे को दोनों चाहिए होंगे। जब भी आपके पास एंड कंडीशन होता है, एंड कंडीशन में हम हमेशा क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। है ना? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा ये? 3C1 देखो यहाँ तक साथ में हो ना। दो एलिमेंट वाला बना दिया। अब कौन सा केस बनाऊंगा? तीन एलिमेंट आ जाएंगे जब मेरे पास। चलो तीन एलिमेंट वाला सोचते हैं। अब तीन एलिमेंट में क्या क्या होता होगा? तीनों एलिमेंट 3 के +1 फॉर्म के आ जाएंगे तो काम बन जाएगा ना। सिर्फ रिमाइंडर देखो। 3 बार 1, 1 + 1 + 1 3 का मल्टीपल बन जाएगा। तो तीनों ये आ जाए, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है। मैं सीधे पॉसिबिलिटीज लिखता जाता हूँ यहाँ पे। तीनों सेम टाइप के नंबर आ जाए यहां से, तो एक यहां से आ जाएगा। तीनों इस फॉर्म के आ जाएंगे तो भी 3 का मल्टीपल बन जाएगा। है ना? रिमाइंडर 2 + रिमाइंडर 2 + रिमाइंडर 2 तो 3 का मल्टीपल बन गया। तीन यहां से, तीन यहां से, यहां से तीन आ ही नहीं सकते। और क्या हो सकता है देखो? यहां से दो ले लूं और यहां से एक ले लूं। तो यहां से दो लोगे तो 2 + 2 4 हो गया। यहां से एक लोगे तो 5, 5 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, नहीं काम चलेगा। यहाँ से दो, यहाँ से एक, यहाँ से दो लिया तो 2 आ गया, 2 + 2 4 आएगा, नहीं काम चलेगा। यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक बन जाएगा। है ना? यहाँ से एक, यहाँ से एक 3 का मल्टीपल बन जाएगा। और एक 3 का मल्टीपल, जो अपन ने ये वाला केस बनाया था। है ना? तो मैं एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से ले सकता हूँ। यहाँ से एक लेने का तो एक ही तरीका है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ से एक लेना है 3C1, यहाँ से भी एक लेना है 3C1। आया समझ में? एंड क्यों कर रहा हूँ? यहाँ से 3C1, यहाँ से 3C1, यहाँ से 1 × एंड कंडीशन है ना, तीनों चाहिए मुझे। हो गया? कितना हो गया अपने पास? 9 + 10 + 11। तीन एलिमेंट वाले 11 बनेंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है देखो। चलो अब चार एलिमेंट वाला सोचते हैं। ठीक है, चार एलिमेंट का सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। कैसे हो सकता है चार का सम? है ना? अब देखो, अगर मैंने तीन यहां से ले लिए, है ना, सोच के देखो, तीन यहां से ले लिए तो उनका सम तो 3 का मल्टीपल हो गया। फिर एक चौथा वाला कहाँ से आ रहा होगा? यहां से लोगे तो नहीं होगा, ये आना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा? तीन यहां से और तीन यहां से, मतलब एक नंबर यहां से, तीन नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, तीन नंबर यहां से, 1 + 1। ठीक है, जब मैं तीन नंबर किसी एक टाइप के ले रहा हूँ ये बनेगा। चलो अब दो नंबर मैं किसी एक टाइप के लेता हूँ। दो नंबर मैंने इसके ले लिए तो 2 + 2 4 हो जाएगा। यहां से दो ले लिए तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 + 2 + 2 6 बन गया मेरा काम। तो यहां से तीन में से दो नंबर और यहां से भी दो नंबर, तो भी आपके पास सम जो है 3 का मल्टीपल बन रहा है। मैं सम कैसे चेक कर रहा हूँ? सिर्फ रिमाइंडर्स को ऐड कर रहा हूँ। रिमाइंडर मेरा 3 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। बाकी तो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा ना। यहाँ से दो लिए, यहाँ से दो लिए, यहाँ से दो लिए, यहाँ से एक और यहाँ से एक, नहीं बनेगा। यहाँ से दो लोगे तो 4 + 1 5 + 0 हो गया। यहाँ से एक लिया, यहाँ से तीन लिए तो भी काम नहीं चलेगा। ये कितना हो गया मेरे पास? 3C2 कितना हो जाएगा? 3 3 3 9, 9 + 2 11।
5 एलिमेंट वाला देखते हैं हम। 5 एलिमेंट में क्या हो रहा होगा, यहाँ से 3 ले लिए, वो तो हो गया काम खत्म, 3 के 3 बन गए। अब यहाँ से 2 लूंगा तो भी नहीं होगा, यहाँ से एक लूंगा तो भी नहीं होगा, यहाँ से मैं 2 ले नहीं सकता, तो यहाँ से 3 तो नहीं ले पाओगे, अब उससे काम ही नहीं बनेगा। यहाँ से 3 लोगे तो भी वही पंगा है, नहीं बनेगा। यहाँ से 2 लिए तो 2 + 2 4 हो गया, यहाँ से 2 लिए तो कितना हो गया, 2 6 हो गया, और एक यहाँ से ले लिया, सो 1 3C2 × 3C2 9। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे पास 5 की, है ना। 6 एलिमेंट देखते हैं। 6 एलिमेंट पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 3 यहाँ से ले लो, 3 यहाँ से ले लो, काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, है ना। 3 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, नहीं बनेगा, है ना। 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, नहीं बनेगा। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना 6 एलिमेंट की, बस। 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट तो एक ही केस है ना, सातों के सातों लेने पड़ेंगे। सातों के सातों का सम देख लो, इन तीनों का सम 3 का मल्टीपल, इन तीनों का सम 3 का मल्टीपल, इसका भी सम 3 का मल्टीपल। ये मेरा आंसर आ गया। सर ऐसे टेबल अब बना के टाइम टेकिंग है, पर नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं अगर मेंटली करने की कोशिश करें तो। नहीं, अगर देखो रैंडमली बनाओगे तो मिस हो जाएगा, हाँ सर। है ना। तुम्हें सर ऑर्डर में ही करना पड़ेगा, ऑर्डर में करोगे तो हमेशा ना सिस्टमेटिक, तो कुछ मिस नहीं हो सकता। बोल अद्वैत। हाँ सर। सर जो सातों एलिमेंट है उनका सम 3 का मल्टीपल है, तो हम मतलब टर्न बाय टर्न एक एलिमेंट निकाल के, दो एलिमेंट निकाल के, फिर 6 वाला जितने कर बच सके। सकता है, 5 4 वाले में टाइम लगेगा। हाँ मतलब जितने बच जाएंगे उनको फिर अरेंज करके ऐड कर देंगे। बिल्कुल, है ना, काउंटिंग करना है, लेकिन ये टेबल बना लोगे तो अच्छा रहेगा। 3 का मल्टीपल जब भी आया ना, ये टेबल बना लो। 4 का मल्टीपल आएगा तो 4 पार्ट में बन जाता है, बट नॉर्मली तुम्हें 3 का मल्टीपल बहुत जगह दिखेगा, तो हमेशा 3 के +1 3 के +2 में डिवाइड कर दोगे तो कोई केस मिस नहीं होगा। वरना क्या होता है ना, क्वेश्चन सिंपल सा है, एक फालतू में केस मिस हो गया, मेरा आंसर गलत हो गया। और ये तो देखो आया भी किस में था, इंटीजर टाइप में, तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरा कोई केस मिस हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मली कहीं और आता तो हमें मालूम रहता है कोई केस मिस हो रहा है, ये ऑप्शन में दिख जाता ना कि मेरा ऑप्शन आया 32, ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना। हाँ सर। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में कर लेना, अब सेम टाइप का ही, तो मैं दोबारा इसको नहीं करा रहा हूँ। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसको फिर तुम बाद में आराम से ट्राई कर लो, डाउट आएगा तो मुझसे पूछ लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग 1 2 3 5 7। ये 5 नंबर से 5 डिजिट नंबर बनाए विद रिपीटिशंस। मतलब आपने एक नंबर को रिपीट भी कराया ना, नंबर 1 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, और सारे के सारे नंबर को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। 7 7 7 हैज अ सीरियल नंबर 1। अब मुझे क्या निकालना है, ये कौन से नंबर पे आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को मैं डिकोड कर लेता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। हमेशा क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले आपके पास नंबर आ रहा होगा 7 7 7 7, फिर कौन सा आ रहा होगा 7 7 7 7 5, है ना, एंड सो ऑन। फिर 7 के बाद में जाके 5 वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आगे जाके 3 वाले स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 2 वाले, फिर 1 वाले, एंड सो ऑन। वो कह रहा है ये नंबर कहीं बीच में आता होगा, 3 5 3 3 7। वो कह रहा है इसका सीरियल नंबर कौन सा है, मतलब इसकी रैंक कौन सी है, सीरियल नंबर कौन सा है, वही निकालना है मुझे। मतलब ये ऊपर कितने नंबर्स बने ये काउंट करना है मुझे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आ रहा होगा, 7 से स्टार्ट होने वाले नंबर आ रहे होंगे, तो फर्स्ट प्लेस 7, 1 2 3 4। इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, रिपीटेशन अलाउड है ना, तो मैं यहाँ पे 7 भी लिख सकता हूँ। इसको फिल करने के 5 पेज, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, एंड कंडीशन होगा आप मल्टीप्लाई करो, है ना।
अब यहाँ पे मेरे पास फैक्टोरियल काम नहीं आएगा, फैक्टोरियल का काम आता है एन चीजों को एन जगह पे अरेंज करना है। मेरे पास चार जगह है और हर जगह के लिए पांच ऑप्शन है। तो 5 × 5 × 5 × 5 ये हो गया मेरे पास 7। तो 7 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स आ गए अपने पास, ये 625 नंबर बन गए। अब 5 से स्टार्ट होने वाले भी काउंट कर लो। 5 से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? इस प्लेस को फिल करने के फिर से पांच ऑप्शन, इसके भी पांच, इसके भी पांच, इसके भी पांच। ये 625 बन गए 5 से स्टार्ट होने वाले। मैंने ये भी काउंट कर लिए सारे। अब 3 से स्टार्ट होने वाले करने हैं। मेरा नंबर भी 3 से स्टार्ट होता है, तो मैं सारे काउंट नहीं करूंगा। सारे काउंट करूंगा तो ये नंबर चला जाएगा, है ना। तो पहले 3, सबसे पहले क्या आ रहा होगा? 3 7 वाले नंबर आ रहे होंगे, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, पहले 3 7 वाले आ रहे होंगे। पहले ये काउंट कर लो 3 7 से कितने आ रहे होंगे। इसको फिल करने के कितने वेज होंगे? 5 5 और 5। तो 3 7 वाले हो गए 125 नंबर। 3 5 तो अभी आया नहीं होगा। 3 7 के बाद मुझे कौन सा मिलेगा? 3 5 ही मिल रहा होगा, है ना। तो अभी मैं इसको काउंट नहीं करता हूँ। अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 3। और अपन जब डिक्रीजिंग में कर रहे होंगे तो 7 आ रहा होगा यहाँ पे। तो पहले ये वाले काउंट कर लो, ये 25 आ गए, है ना। 5 × 5। अब 3 5 5 आ रहा होगा, ये भी 25 आ गए। डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है अपना, है ना। अब क्या आ रहा होगा? 3 5 7 के बाद अब 3 आ रहा होगा, और 3 मेरे को चाहिए। फिर वापस से 7 आएगा। 7 से स्टार्ट होने वाले 5 बनेंगे। फिर 5 से स्टार्ट होने वाले भी 5 बनेंगे। ठीक है, 3 5 3 3 5 3। अब कौन सा आएगा? 3 वाला आएगा, और फिर 7 ही आएगा। ये आ गया मेरा नंबर। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। सर ये तो वर्ड रैंक जैसे ही है। वही है, हाँ, बस डिक्रीजिंग ऑर्डर है और रिपीटिशन के साथ है। चाहो तो इसी क्वेश्चन को 1 2 3 4 3 5 7 की जगह इनको नंबर दे दो, है ना, अल्फाबेट दे दो, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ABCD E, है ना। वो बोलेगा मैंने डिक्रीजिंग मतलब उल्टा डिक्शनरी ऑर्डर के उल्टे में लिखा है, और आप मुझे बताओ ये वाला वर्ड कहाँ पे आ रहा होगा। 3 सॉरी C D C C E, है ना। इसी को मैं अल्फाबेट में कर सकता हूँ कि ऑल दी 5 letter word formed with ABCDE with repetition are arranged in the decreasing or the opposite of dictionary order. Find the rank of CDCCE। यही आंसर आ रहा होगा जो आ रहा है। सर इसकी कोई ट्रिक भी होती है ना? वो तभी काम करती है जब रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन होता है तो फिर मुझे एक और ट्रिक के अंदर भी ट्रिक लगानी पड़ेगी। एक हाँ। सवाल के लिए मैं एक ट्रिक बनाऊं, उससे बेटर तो है ना कि मैं लॉजिकली कर लूंगा इसको। आया समझ में? हाँ सर। पीएनसी जी इसलिए सर। इतना करता है कि हम हर चीज का प्रॉपर्टी बना के याद करते हैं। मैं वही तो तुम्हारे जीवन से निकाल रहा हूँ कि हर चीज का प्रॉपर्टी मत बनाओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो अभी वाला क्वेश्चन, X1 X2 X3 X4 X5 X6, 6 मेरे पास 6 डिजिट नंबर है इस तरह से, है ना, विद X1 X2 X3 X4 X अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72th नंबर। अब देखो वही डिक्शनरी वाला ही फंडा है ना? वो क्या बोल रहा है? 6 डिजिट नंबर है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, X1 X2 X3 X4 X5 X6, और सेम कोई नहीं है, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन होता तो इक्वल टू लगा हुआ होता। ठीक है, तो 72th नंबर निकालना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 6, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे होंगे आप। ठीक है? फिर कौन सा बन रहा होगा मेरे पास? यहाँ पे 1 के साथ में 1, है ना। कुछ और ले लो, 1 3 5 7 8 9, ये बन रहा होगा, है ना।
तो इस तरह से मैंने खूब सारे नंबर बना दिए। अब मुझे निकालना है कि 72th नंबर का सम ऑफ द डिजिट। तो बेसिकली कहानी क्या है कि तुम्हें 72th नंबर जो होगा वो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। वो नंबर निकल जाएगा तो उसमें जो भी डिजिट्स आती होंगी मैं उन सबको ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आ रहा है। राइट। तो 72th नंबर निकालते हैं। करना क्या है, वही सेम कहानी करेंगे। पहले 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आ जाएंगे, है ना। अब देखो क्या होगा, मेरे को चाहिए क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए, है ना। ये तो पहले 1 से स्टार्ट होने वाले, आपके पास 5 प्लेसेस हैं। और नंबर्स कितने होंगे आपके पास, 8 नंबर होंगे, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 में से कोई 5 यहाँ पे आ रहे होंगे। तो पहले मैं 8 में से 5 नंबर निकाल लेता हूँ। कौन से 5 नंबर आप यहाँ पे यूज करोगे, कितना हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, 8 नंबर बचे थे ना, 1 तो यूज हो नहीं सकता। अब 1 से बड़े 8 नंबर में से कोई 5 नंबर निकाल ली मैंने, जो जो यहाँ पे 5 नंबर्स होंगे। बिकॉज जरूरी नहीं है ना 2 3 4 5 6 होगा, 7 8 9 भी हो सकता है, या फिर कोई और 5 नंबर भी हो सकते हैं जो 1 से बड़े हैं। तो 8 से 5, अब वो 5 नंबर जो आएंगे उनको मैं यहाँ पे अरेंज कैसे करूंगा, देखो। मान लो वो 5 नंबर आ गए, 3 5 6 8 9। तो वो जिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाऊंगा, तो एक ही तरीके से होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, है ना। मैं 3 को यहाँ नहीं और 5 को यहाँ पुट नहीं कर पाऊंगा। तो जितने वो पॉसिबल केस होंगे 8 से 5 वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट हो जाएंगे बस। 8 से 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 से 5 मतलब 8 से 4। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एनसीआर निकालने का तरीका, नीचे वाले को छोटा रखो। अब नीचे वाला जो है ना, ऊपर वाले से स्टार्ट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 4 है तो ऊपर 4 नंबर ही लिखना बस। और नीचे इसी 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 24। बस जल्दी से आंसर आ जाएगा अपने पास। कितना हो गया ये तो 70 हो गया। ठीक है, 70 हुआ ना, 8 से 4। हाँ, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले 70 नंबर मिल जाएंगे, और मेरे को ढूंढना कौन सा था, 72। एक ही बार में काम बन गया मेरा। 70 नंबर तो यहाँ चले गए। अब क्या हो रहा होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर आ रहा होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना। तो 2 से स्टार्ट होने वाला, पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा होगा, 2 3 4 5 6 7, है ना। ये हो गया 71। अब 72 निकाल देता हूँ, ये कितना हो रहा होगा, 2 3 4 5 6 8। ये मेरा आंसर है। देखो, आया समझ में। तो 72th नंबर कौन सा हो गया, 2 3 4 5 6 8। उसने पूछा क्या था, सम पूछा था ना उसने, उसको सम निकाल के दे देते हैं। तो इसका सम निकाल दो, कितना हो जाएगा, 10 20 28। ये अपना आंसर है। देखो आया बच्चा लोग समझ में, हाँ सर। है ना। इसी लॉजिक पे देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, कई बार वो ऐसे पूछ लेता है, फाइंड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ABCDE form where A is less than B is less than C is less than D is less than E। मतलब मुझे 5 डिजिट नंबर्स बनाना है, ABCDE। कोई भी जीरो तो हो नहीं सकता, बिकॉज ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से बड़ा होना चाहिए बी। तो ए तो जीरो होगा नहीं। अगर ए जीरो नहीं होगा तो BCDE में से भी कोई जीरो नहीं हो सकता। तो मेरे पास 9 नंबर्स बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन 9 में से कोई 5 नंबर यहाँ पे आ रहे होंगे ना, रिपीटेशन भी नहीं हो सकता, बिकॉज हर नंबर एक दूसरे से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 5 नंबर निकालने पड़ेंगे मुझे। तो क्या बोलूंगा, 9C5। वो जो भी 5 नंबर आएंगे उनमें सबसे छोटा वाला यहाँ आ जाएगा, सेकंड स्मॉलेस्ट यहाँ आ जाएगा, थर्ड स्मॉलेस्ट यहाँ, फोर्थ स्मॉलेस्ट यहाँ, फिफ्थ स्मॉलेस्ट यहाँ, सॉरी सबसे छोटा, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट। एक ही तरीके से अरेंज होगा यहाँ पे। तो मेरा आंसर कितना हो गया, बस 9C5, और कुछ करना ही नहीं है। इसी में अगर मैं ऐसा बोल दूं ABCDE है, वेयर 5 डिजिट नंबर बनाना है, A is larger than B is larger than C is larger than D is larger than E। अब क्या फंडा हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो A सबसे बड़ा होगा, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E सबसे छोटा है। तो क्या मेरा E अभी जीरो हो सकता है क्या, E तो जीरो हो सकता है ना, यहाँ पे जीरो
काउंट हो सकता है, मतलब अब मेरे पास जीरो भी काउंट हो गया है ना। ऊपर वाले केस में जीरो काउंट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ए पे जीरो कैसे आएगा। अब मेरे पास जीरो भी काउंट हो गया, तो अब मैं 10 में से 5 निकालूंगा। जो भी 5 आ जाएंगे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। मान लो 10C5 में तुम्हारे पास नंबर्स आ गए 9, 7, 6, 2, 0। बस यही नंबर बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके अलावा और कुछ नहीं बना पाओगे, बिकॉज ए इज लार्जर देन बी इज लार्जर देन सी इज लार्जर देन डी, ऐसा है। इसी में देखो अलग अलग केस बनाते हैं अपन, A B C D E, ऐसा हो गया। वो कह रहा है ए इज लार्जर देन बी इज लार्जर देन सी, सी इज लार्जर देन डी इज लार्जर देन ई। अब देखो मैंने क्या कर दिया, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से छोटा डी, डी से छोटा ई। मतलब सबसे बड़ा कौन हो रहा होगा, सी हो रहा होगा सबसे बड़ा, है ना। अब सबसे पहले हमेशा जीरो की कहानी देख लिया करो, क्या जीरो पॉसिबल है। जीरो देखो सी डी ई में तो नहीं आ सकता, ए जीरो हो नहीं सकता, ई जीरो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। तो हमें दो केस बनाऊंगा, टू केसेस। केस वन, जीरो इज टेकन। केस टू, जीरो इज नॉट टेकन। है ना, जीरो जब भी दिखे ना पंगा कर रहा है, जीरो को अलग अलग कर देना हमेशा, क्योंकि सबसे पंगे यही करता है। अब जीरो को अगर आपने लिया तो एक नंबर तो आपका जीरो हो गया। आपको चाहिए 4 नंबर, बचे हैं 9 नंबर, तो 9 में से कोई मैंने 4 नंबर निकाल लिए, 9C4। जो भी वो नंबर आए होंगे ना, मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मान लो 9, 1, 2, 8, ये 4 नंबर आ गए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल। अब जीरो तो कौन बनेगा, जीरो तो आपका ई बन सकता है, उसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ई तो जीरो हो गया। अब इन चारों में देखो सबसे बड़ा वाला तो सी होगा, जो सबसे बड़ा है वो सी बन जाएगा। तो सी भी तुम्हारा आ गया अपने आप ही, सी को तुम्हें करना ही नहीं पड़ा। अब बाकी जो 3 नंबर बचे उनमें से एक बन जाएगा डी, बाकी बन जाएंगे ए और बी। ठीक है, तो अब इन 3 नंबर में से एक नंबर का सिलेक्शन कर लो, 3C1, जो डी बनेगा। मान लो 3C1 में आ गया 2, तो मैंने 2 यहाँ डाल दिया। अब 2 नंबर बच गए, उनमें से छोटा वाला यहाँ आएगा और बड़ा वाला यहाँ आएगा, तो वहां पे भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। बस इतने केस मेरे पास बन जाएंगे जब जीरो इज टेकन। व्हेन जीरो इज नॉट टेकन, तो आपके पास 9 नंबर में से आपको 5 चाहिए, तो मैंने 9C5 कर लिया। कोई भी एक रैंडम एग्जांपल लिख लो, 8, 1, 2, 7, 6, 5 नंबर चाहिए ना। अब सबसे बड़ा वाला जो होगा वो तो सी बन जाएगा, सबसे बड़ा वाला जो भी आ रहा होगा वो सी बन गया। 4 नंबर बच गए, उन 4 में से 2 इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे, तो 4 में से कोई 2 नंबर निकाल लिए मैंने। मान लो 1, 2 आ गया, 1, 2 को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और 7, 6 को यहाँ लिख दो, तो 7 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा, और भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। इन दोनों को ऐड करा दो, आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो कभी कभी वो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ देता है। ये आया समझ में, है ना। अब इसी में आप बहुत सारे केसेस बना सकते हो। एक बार आपको अप्रोच समझ में आ गई कि इस टाइप के जब नंबर्स आएंगे तो मुझे करना क्या है, तो फिर वो कैसा भी केस क्यों ना बना कर हम उसका आंसर हमेशा निकाल पा रहे हो। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की कहानी क्या है। Suppose Anil mothers wants to give 5 whole fruits to Anil from a basket of 7 red apples, 5 white apples, and 8 oranges. If in the selected 5 fruits, at least 2 orange, at least 1 red apple, at least 1 white apple must be given, then the number of ways Anil mothers can offer 5 fruits to Anil. ठीक है ना, बहुत लंबी सी कहानी है लेकिन है सिंपल सी। एक मम्मी है बेचारी, 7 रेड एप्पल्स उनके पास में, तो 7 रेड कर देता हूँ, 5 वाइट है और 8 ऑरेंजेस है। अब इसमें से उनको 5 फ्रूट देने हैं अपने बच्चे को, वो कम से कम 2 ऑरेंज तो देंगी देंगी, सो एटलीस्ट 2 ऑरेंज, 1 रेड एप्पल और 1 वाइट एप्पल। ठीक है, इतना तो वो देंगी देंगी। अब जो कितने हो गए, 2, 1, 3, 1, 4, 4 तो ऐसे ही हो गए, 5 देने हैं, है ना। तो यहाँ से अब देखो मैं अपनी पॉसिबिलिटीज बना लेता हूँ, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो जो एक एक्स्ट्रा फ्रूट आपने दिया है वो ऑरेंज दिया होगा, तो आपने 3 ऑरेंज
एक रेड एक वाइट एप्पल दिया है। केस 2 क्या हो जाएगा, आपने 2 ऑरेंज 2 रेड एप्पल और एक वाइट एप्पल दिया है। और केस 3 या तो फिर क्या किया होगा, है ना, केसेस बनाओ हमेशा, दो, सॉरी 2 ही है ना, हाँ 2 रेड एक रेड और 2 वाइट। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब 3 ऑरेंज निकालने हैं मेरे पास, ऑरेंजेस कितने हैं 8, 8 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज निकालने हैं। सो 8 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज निकालने के वेज कितने हो जाएंगे, 8 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज निकालने हैं, उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कौन बताएगा। 8C3। 8C3 क्यों, वन वही होगा, 8 ऑरेंज और आइडेंटिकल है ना, 3 येलो। है ना, देखो पहली बात है ना, सिंगल वही होगा ना, आइडेंटिकल है। बिल्कुल। ऑरेंज कैसे होंगे, 8 ऑरेंज आइडेंटिकल होंगे ना, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स अपन आइडेंटिकल लेंगे ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड कि फ्रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है। सपोज करो ना, तुम्हारे पास मान लो मैंने टेबल पे 3 एप्पल्स रख दिए, है ना, और मैं तुम्हें बोलूं कि यार देखो एक एप्पल उठाना है, कितने ऑप्शन है, और तुम क्या बोलेंगे, एक ही ऑप्शन है, कोई सा भी उठा लो, बात एक ही है। लेकिन अगर मैंने 3 डेयरी मिल्क रखी और एक चॉकलेट उठाने को बोलूं तो भी एक ही ऑप्शन है। लेकिन एक डेयरी मिल्क रखी, एक पर्क रखी और एक मैंने कुछ और इक्लेयर्स रख दी, अभी कितने ऑप्शन हो गए मेरे पास, 3 ऑप्शन हो गए ना। तो जब आइडेंटिकल चीजें हो जाती है तब तो एनसीआर काम ही नहीं करता है, आइडेंटिकल चीजों में क्वांटिटी काम करती है। मान लो मेरे पास 10 लड्डू हैं, मैं बोलूँ क्या तुम्हें 3 लड्डू उठाने हैं, तो तुम क्या बोलोगे, सर एक ही तरीका है, बस 3 उठा लो और क्या करना है? लड्डू तो सेम ही है ना सब। लेकिन अगर 10 अलग अलग कलर के लड्डू हैं, तब भाई मेरे पास 10C3 वेज हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, तो मैं यहाँ पे दोनों आंसर निकाल देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन में। पहले मैं ले रहा हूँ नॉन लिविंग थिंग्स है तो आइडेंटिकल हो, नॉन लिविंग थिंग्स अपन हमेशा आइडेंटिकल लेते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज स्पेसिफाइड, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जैसे फ्रूट्स ना, वेजिटेबल्स, ये सब क्या आइडेंटिकल ही होंगी। तो 3 ऑरेंज निकालने का भी एक तरीका होगा, एक रेड एप्पल निकालने का भी एक, ये भी एक। तो 1 + 1 + 1 मेरा आंसर कितना आ रहा होगा, 3 तरीके होंगे मम्मी के पास, या तो 3 ऑरेंज एक रेड एक वाइट एप्पल दे दे, 2 ऑरेंज 2 रेड एक वाइट एप्पल दे दे। सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे बिकॉज 7 रेड एप्पल में से 2 रेड एप्पल निकालने का एक ही तरीका है। हाँ अगर कोई बोले कि यार ये सारे के सारे फ्रूट डिस्टिंक्ट हैं, तो बिल्कुल फिर 7 रेड एप्पल में से आपको एक रेड एप्पल निकालना है, 8 ऑरेंज में से आपको 3 ऑरेंज निकालना है। तो डिस्टिंक्ट वाले केस में क्या बोलूंगा, पहले केस 1 का आंसर निकाल रहा हूँ, 8 में से 3 ऑरेंज निकाले, 7 में से एक रेड एप्पल निकाला, 5 में से एक वाइट निकाला। तीनों निकालने पड़ेंगे ना, एंड कंडीशन है, एंड कंडीशन है तो आप नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करोगे। 2 ऑरेंज निकालना है 8C2, 2 रेड निकालना है 7C2, एक वाइट निकालना है 5C1। 2 ऑरेंज निकालना है 8C2, एक रेड निकालना है 7C1, 2 वाइट निकालना है 5C2। इनको ऐड कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो मेरे पास आइडेंटिकल का आंसर 3 हो जाएगा, डिस्टिंक्ट का आंसर वॉट एवर दीज वैल्यू वो आ रहा होगा। देखो कहानी का सार क्या है, अगर आइडेंटिकल चीजें होंगी तो सिर्फ क्वांटिटी आपका डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। डिस्टिंक्ट होगा तो आप एनसीआर लगाओ। अगर 10 आइडेंटिकल बुक्स में से मैं बोलूँ 3 बुक्स निकालनी तो एक तरीका है, 4 निकालनी तो भी एक तरीका है। लेकिन अगर 10 डिस्टिंक्ट बुक्स बोलूँ और उनमें से मुझे 3 बुक्स निकालनी है, तो फिर 10C3 तरीके हैं, अगर 4 निकालनी तो 10C4 तरीके हैं। देखो यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं सबको, सर बोल। सर ये तो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन है, उसमें तो सारे डिस्टिंक्ट दे रखे, तो ये कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिकल है डिस्टिंक्ट है? किसका, ये पीवाईक्यू है ना, हाँ तो सर उसमें तो स्पेसिफाई नहीं किया है, और वो जो आंसर है वो तो डिस्टिंक्ट के हिसाब से दिया है। हाँ बिल्कुल, तो ये बोनस होगा क्वेश्चन। हाँ। अच्छा। गलती हर इंसान से होती है, ठीक है ना। चलो फिर आगे की कहानी अपन कल करेंगे। ठीक है सर। बाय बाय ठीक है करिए। सर, बाय सर। बाय।